कहानी की शुरुआत केई नाम के एक लड़के से होती है जो रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने बचपन के दोस्त केटो पर पड़ती है, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। अचानक एक शराबी रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और केटो बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। केटो के लिए उसे अकेले खींचना मुश्किल था, इसलिए वह मदद के लिए आवाज लगाता है। वह केई का नाम लेकर उसे पुकारता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। फिर भी केटो अकेले ही उस शराबी को वापस प्लेटफॉर्म पर खींच लेता है। उसी पल एक तेज रफ्तार ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। यह देखकर केई तुरंत अपने दोस्त की मदद के लिए भागा और केटो को खींचने की कोशिश में वह भी ट्रैक पर गिर गया। कुछ ही सेकंड में ट्रेन उन दोनों को कुचल देती है। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे एक सफेद कमरे में थे जहां कुछ और लोग पहले से मौजूद थे। कमरे के बीच में एक बड़ी काली गेंद रखी हुई थी। वे कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि वे सभी मर चुके हैं और अब वे एक ऐसी जगह पर हैं जो न स्वर्ग है और न ही नर्क। उसी समय उस काली गेंद से लेजर लाइट्स निकलती हैं और उनसे एक लड़की का शरीर बनता है। उस आदमी ने बताया कि वे भी इसी तरह यहाँ आए थे। लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे, जिसकी वजह से हिरोशी नाम का एक आदमी उसे गलत नजर से देखने लगता है। यह देखकर केटो तुरंत आगे आया और अपनी जैकेट से उस लड़की को ढक दिया। गेंद पर एक संदेश चमकता है जिसमें लिखा था कि उन सभी ने अपनी जिंदगी गंवा दी है और उनकी नई जिंदगी का फैसला यह गेंद करेगी। इसके बाद गेंद एक अजीब से जीव की तस्वीर दिखाती है जिसका नाम ऑनियन था और आदेश देती है कि उसे ढूंढकर मार डालो। गेंद उन्हें कुछ बंदूकें और सूटकेस देती है। जब वह सूटकेस देने के लिए खुलती है तो उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो होश में नहीं था। सभी सूटकेस पर उनके नाम लिखे थे और उनके अंदर खास सूट्स थे। किशिमोटो नाम की वह लड़की मारा जो बिना कपड़ों के थी ने मजबूरी में वह सूट पहन लिया। तभी केई की नजर निशी पर पड़ी जिसने पहले ही वह सूट पहना हुआ था। जब सभी लोग अपनी बंदूकों की जांच कर रहे थे, सुजुकी नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है वे किसी अस्पताल में हो और उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिख रही हों। तभी उसकी नजर गेंद पर लगे टाइमर पर पड़ी और अचानक उन सभी का शरीर गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वे उस कमरे से बाहर एक रोड पर खड़े थे। कुछ लोगों को लगा कि वे अब घर जा सकते हैं, लेकिन निशी ने बताया कि वे अमेरिकन ट्राई आउट नाम के एक टीवी शो का हिस्सा थे। यह शो उसके पिता ने बनाया था और जीतने वाले को $8 लाख मिलने थे। निशी ने यह भी बताया कि वह अपनी मर्जी से इस शो में आया था। उसने पास खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वही वह ऑनियन है जिसे उन्हें मारना है। यह सुनकर सभी लोग उसकी तरफ ही भागे, लेकिन केटो और किशिमोटो वहीं खड़े रहे। उन लोगों ने ऑनियन को घेर लिया, लेकिन वह मासूम होने का नाटक करने लगा। फिर अचानक उसने उन पर थूक से हमला कर दिया और वे सब उसके पीछे भागने लगे। उधर केई और उसके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि वे वहां अकेले क्यों थे और रास्ते क्यों घूम रहे थे। तभी वह ग्रुप उनके पास से गुजरा और इस बार केटो और किशिमोटो भी एलियन के पीछे भागने लगे। काफी मेहनत के बाद उन्होंने उसे एक गैराज में घेर लिया। हिरोशी ने अपनी बंदूक से उस पर गोली चलाई जिससे ऑनियन का एक हाथ उड़ गया। बदले में उसने 3 आदमियों के पैरों पर हमला किया। इसके बाद उन सभी ने उस अजीब-ओ-गरीब जीव पर एक साथ गोलियां चलाईं और उसे मार डाला। यह देखकर सुजुकी को उल्टियां आने लगी, लेकिन हिरोशी को मजा आ रहा था और वह तब तक गोली चलाता रहा जब तक केटो ने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद एक बहुत लंबा आदमी वहां आया और हिरोशी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बदले में उस आदमी ने हिरोशी की टांग काटकर उसे सिर से पकड़कर हवा में उठा लिया। जब हिरोशी ने बचने के लिए हाथ पैर हिलाए तो उसकी विग नीचे गिर गई और उन्हें पता चला कि वह आदमी ऑनियन का पिता था। उन्होंने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वह हिरोशी के शरीर को एक कवच की तरह इस्तेमाल करता रहा जब तक कि हिरोशी फटकर टुकड़ों में नहीं बंट गया। फिर उसने अपने लंबे नाखूनों से उन सभी को मारना शुरू कर दिया। रोड पर घूम रहे केई को जब ये आवाजें सुनाई दी तो वह तुरंत उस तरफ भागा। उसने देखा कि वह जीव उसके दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी किशिमोटो ने वहां पहुंचकर उस पर हमला कर दिया। किशिमोटो के सूट में नीली लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि सूट उसे खास शक्तियां दे रहा था। यह देखकर केई हैरान रह गया और एक वैन के पीछे छुप गया। उस ताकतवर जीव ने केटो और किशिमोटो को एक साथ उठाकर हवा में फेंक दिया, लेकिन सूट की वजह से किशिमोटो को कोई चोट नहीं आई। यह देखकर केई ने भी अपना सूट पहनने का फैसला किया, लेकिन उसके सूटकेस में सूट था ही नहीं। उसने एलियन पर हमला करने के लिए अपने सूटकेस का इस्तेमाल किया, जिसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। जैसे ही एलियन केई पर हमला करने के लिए बढ़ा, निशी वहां आ गया और उसने एलियन को रस्सी से बांध दिया। निशी ने केई से कहा कि अपने सूटकेस का नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे अतिरिक्त पॉइंट्स जरूर मिलेंगे।
निशी के बंदूक देने के बावजूद केई में गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए निशी ने यह काम खुद ही कर दिया। इसके बाद उन चारों को वापस उस कमरे में बिना किसी चोट के भेज दिया गया। कुछ देर बाद सुजुकी भी वहां पहुंच गया। निशी ने उन्हें बताया कि जब तक वे पूरी तरह से नहीं मर जाते तब तक उन्हें इस दुनिया में बिल्कुल ठीक करके भेज दिया जाएगा। उसने यह भी बताया कि इस गेंद का नाम गैंड्जिस है। उन सभी को 0 पॉइंट्स मिले और साथ ही बहुत बेइज्जती भी हुई। निशी को 5 पॉइंट्स मिले, जिससे उसका कुल स्कोर 79 हो गया। मरने वालों की तस्वीरों में हिरोशी और उसके साथियों की तस्वीरें भी जुड़ गईं। यह सब देखकर निशी काफी खनुश था। यह देखकर गुस्सा होकर केटो ने उसका गला पकड़ लिया। वह जानना चाहता था कि निशी ने बाकी लोगों को क्यों नहीं बचाया। निशी ने अपने सूट की शक्तियों का इस्तेमाल करके केटो का हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया और तब तक नहीं रुका जब तक केई ने उस पर बंदूक नहीं तान दी। तभी अचानक वे लोग वापस अपनी दुनिया में आ गए। यहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अभी भी 2 लोगों की मौत की खबर लगी हुई थी। जब केई अपने स्कूल पहुंचा तो कई बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोजिमा नाम की एक लड़की चुपचाप उसकी ड्राइंग बना रही थी। उसने केई से दोस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन केई ने उसे कोई भाव नहीं दिया। उस दिन केई ने केटो के पुराने पते पर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब वहां केवल एक पार्किंग लॉट था। वह उस गली में भी गया जहां वह मिशन हुआ था। उसे वहां कुछ सबूत तो मिले, लेकिन गैराज पूरी तरह साफ था। तभी उसकी नजर किशिमोटो पर पड़ी, जिसने बताया कि उसे भी सब कुछ याद है। उसके पास वह सूट भी मौजूद था, जिसका मतलब था कि वे कोई सपना नहीं देख रहे थे। किशिमोटो ने केई से उसके घर में रहने की इजाजत मांगी, जिसके लिए केई तुरंत तैयार हो गया। घर पहुंचकर उसने बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और ब्रेकअप के बाद वह बाथटब में डूब गई थी। अचानक उसकी आंखें उस गेम में ही खुली, वह भी बिना कपड़ों के। किशिमोटो के पास अब भी केटो की जैकेट थी, जिसमें उसकी डायरी भी थी। जब केई ने उस डायरी से उसका नया पता ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता चला कि केटो जमानत पर बाहर था। उधर केटो को नींद में भी उस अजीब जीव के सपने आ रहे थे। जब वह घबराहट में बाथरूम गया तो उसका छोटा भाई आयुमो उसका हालचाल पूछने आया, लेकिन केटो ने उसे झूठी तसल्ली देकर वापस भेज दिया। जैसे ही आयुमो वहां से गया, ठीक उसी समय केटो, केई और उनके बाकी साथियों के साथ साथ 3 नए लोग उस सफेद कमरे में पहुंच गए। उनमें एक औरत, एक बूढ़ी दादी और एक रोता हुआ छोटा बच्चा याए शामिल थे। गैंड्जिस ने उन्हें आज के मिशन के बारे में बताया, जिसमें उन्हें तनाका नाम के एक एलियन को खत्म करना था। निशी ने उन्हें यह भी बताया कि वे कभी भी गैंड्जिस से बच नहीं सकते और जितने भी लोग मरेंगे उतने नए बुला लिए जाएंगे। यह बात सुनते ही केई और केटो समझ गए कि निशी ने कल उन 3 लोगों को बलि का बकरा बनाया था, लेकिन तब तक निशी और बाकी 2 लोग गायब होना शुरू हो गए थे। इसीलिए बाकी सभी ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए। दादी और वह छोटा बच्चा सबसे पहले एलियन के सामने आए और उस एलियन ने बड़े आराम से गाने सुनते हुए उन्हें मार डाला। जब केई वहां पहुंचा तो वह अपने सामने पड़ी लाश देखकर डर गया। उस वक्त भी वह एलियन वहीं खड़ा होकर बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से केई का एक हाथ और गोली अभी तक नहीं आया था। जैसे ही एलियन ने उस पर हमला किया, वह अपने सूट की बदौलत बच गया और फिर उसने अपनी बंदूक से एलियन पर हमला कर दिया, जिसमें उस एलियन का रेडियो टूट गया, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने निशी को इनविजिबल मोड से बाहर लाने के लिए एक जोरदार हमला किया, जिससे निशी एक वेंट के जरिए नीचे गिर गया। उसके बाद उस एलियन ने उसके ऊपर चढ़कर उसे इतनी जोर से मारना शुरू किया कि उसका सूट तक टूट गया। तभी केटो ने बीच में कूदकर उस एलियन को रोकने की कोशिश की। जैसे ही वे दोनों जमीन पर गिरे, उस एलियन ने फिर से केटो पर लाइट से हमला करने की कोशिश की, लेकिन केटो ने अपने सूट की ताकत से उसे हवा में उठा दिया। उधर केई निशी को देखने के लिए उसके पास पहुंचा तो निशी ने उससे कहा कि 100 पॉइंट्स कमाकर मुझे दोबारा जिंदा कर देना। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। उधर उस एलियन ने केटो को मुक्का मारने के बाद अब किशिमोटो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर केटो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। वहीं केई उस एलियन पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उस वक्त वह एलियन उसके दोस्तों के बहुत ज्यादा करीब था। जब वह एलियन केटो को शूट करने लगा तो किशिमोटो ने उस पर एक पाइप से हमला कर दिया। वह किशिमोटो को मारना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए लात मारने की कोशिश की। इसके बाद उस एलियन ने उसे उठाकर केई की तरफ फेंक दिया और फिर केई को मारने के लिए भागा, पर सूट से मिली शक्तियों की मदद से केई ने उसे छत की तरफ फेंक दिया। और जब उस एलियन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो केई ने उस पर हावी होते हुए लगातार मुक्के मारना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जब उस एलियन ने केई को शूट करने के लिए ताकत इकट्ठा की, तभी अचानक केई ने उसके मुंह में बंदूक घुसाकर फायर कर दिया और इस तरह उस एलियन के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। इसके बाद वे लोग जल्द ही उस सफेद कमरे में वापस आए। अब केई के 7 पॉइंट्स के अलावा किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिला। गैंड्जिस ने उसे बताया
बताया कि 100 पॉइंट्स पूरे हो जाने के बाद उसे 2 विकल्प दिए जाएंगे। या तो वह अपने किसी साथी को इस गेम में वापस जिंदा कर सकता है, या फिर वह किसी की भी याददाश्त मिटाकर उसे असल जिंदगी में दोबारा जिंदा कर सकता है। अगली सुबह जब केई की आंख खुली तो उसने अभी भी वही सूट पहना हुआ था और अब वह उसकी शक्तियों को और अच्छे से जानना चाहता था। इसीलिए उसने अपने मामूली कपड़ों से उस सूट को ढक कर शहर भर में अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसी शाम केई को कोजिमा का फोन आया और उसने केई को कॉफी के लिए बुलाया, जहां वह उसके लिए एक स्केच बनाकर लाई थी, जिसे देखकर केई ने उसे बताया कि जब वह छोटा था तो वह केटो को बदमाश बच्चों से बचाता था। उधर किशिमोटो केटो की जैकेट वापस करने के लिए उससे मिली, जहां केटो ने उसे बताया कि वह जेल अपने बाप के कत्ल के इल्जाम में गया था, जो दारू के नशे में उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा मारता था। कुछ देर बाद केटो ने न्यूज में देखा कि पुलिस गैराज में हुई तबाही की जांच कर रही थी। उसी शाम खाना खाते वक्त आयुमो ने उसे बताया कि कुछ दिनों से उसे सपने आ रहे हैं कि उसका भाई कहीं गायब हो जाता है, जिस पर केटो ने उसे भरोसा दिलाया कि वह कहीं नहीं जाने वाला। उस रात उन्हें एक बार फिर उसी सफेद कमरे में बुलाया गया, जहां इस बार कुछ नए लोग भी थे। उनका आज का मिशन इल टेम्पर्ड नाम के एक एलियन को मारना था। मिशन मिलते ही केटो ने सभी लोगों को सूट्स पहनने को कहा, लेकिन वहां मौजूद प्रीस्ट पादरी ने कहा कि वह किसी को मारने जैसा गलत काम नहीं करेगा। जिसके बाद वहां एक बहस शुरू हो गई, जो लोगों के गायब होने के साथ खत्म हुई। इसके बाद उन्हें एक म्यूजियम में ले जाया गया, जिसके बाहर 2 बड़े-बड़े स्टैच्यू बने हुए थे और उन्हीं में से एक एलियन था। उनके प्लान डिस्कस करने से पहले ही एक नए साथी ने बाएं वाले स्टैच्यू को गोली मारकर तबाह कर दिया, जिसके तुरंत बाद दूसरे स्टैच्यू ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी बीच उस प्रीस्ट ने म्यूजियम के अंदर जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब वह अपनी आंखें बंद करता तो एक स्टैच्यू धीरे धीरे उसके करीब आता जाता था। बाहर केई और केटो स्टैच्यू को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान एक और नया साथी उसी कमरे में पहुंच गया जहां प्रीस्ट मौजूद था। तभी केई ने सभी लोगों को वहां से दूर जाने को कहा, जिसके बाद उसने स्टैच्यू के नीचे से स्लाइड करते हुए उस पर एक गोली मारी, जिससे उसका एक अंग फट गया और वह सीधा एक नए साथी पर जा गिरा। अब स्टैच्यू कमजोर हो गया था, तो केई ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इस बार वह अपने काम से बेहद खुश था, लेकिन केटो को यह खुश होने का मौका नहीं लग रहा था, क्योंकि इस सब में उनका एक साथी मर गया था। लेकिन केई के मुताबिक इसमें केटो की गलती थी, क्योंकि उसने केई के कहने के बावजूद सभी लोगों को वहां से दूर नहीं किया। उधर सफेद कमरे में गैंजर्स का टाइमर रीसेट हो गया था। ठीक उसी समय उनकी एक जख्मी साथी म्यूजियम से बाहर निकली बात थी, जिसे देखते ही वे समझ गए कि अंदर एक और एलियन मौजूद है। जैसे ही वे तीनों अंदर पहुंचे तो उन्हें प्रीस्ट की लाश दिखाई दी। ठीक उसी समय बहुत सारे हाथ वाले स्टैचू ने केई पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में उसका हथियार छूट गया। मौका देखते ही स्टैचू ने उस पर कई सारे वार करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी केटो ने बीच में आकर उसे दूर घसीट लिया, जिसके बाद वह केई को किशिमोटो के पास छोड़ गया थी, क्योंकि उसका कहना था कि अब उसकी बारी थी अपने दोस्त के लिए लड़ने की, ठीक वैसे ही जैसे केई उसके लिए बचपन में लड़ता था। इसके बाद केटो उस कमरे में वापस गया और उसके कमरे में घुसते ही एलियन ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बड़ी मुश्किल से बच पाया। इसके बाद उसी एलियन ने अचानक उससे बातें करना शुरू कर दिया और जैसे ही केटो ने अपनी बंदूक नीचे की, तभी उस एलियन ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें केटो की बंदूक नीचे गिर गई। अब एलियन के मुताबिक उसे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहिए, पर ठीक उसी समय पर किशिमोटो ने उस पर गोली चला दी और एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन बदकिस्मती से एलियन उस हमले से बच गया था। फिर उसने किशिमोटो को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जिसके बाद उसने अपने सभी हाथ खोलकर कई सारी तलवारें निकाल ली, जिसे देखकर केटो ने भी अपने सूट से एक ब्लेड निकाला और उस स्टैच्यू पर हमला करना शुरू कर दिया। पर यह साफ था कि वह एलियन केटो से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था और उसने केटो पर कई सारे हमले करके उसे हवा में उछाल दिया। पर तभी किशिमोटो ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वह खुद उस एलियन पर हमला करने के लिए गई, पर उस एलियन ने उस पर एक साथ कई सारी तलवारों से हमला कर दिया, जिसके बाद वह केटो की बाहों में गिर गई। मरने से पहले उसने केटो को चूमने की कोशिश की, लेकिन इतना करीब आने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्से से भरे केटो ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की, पर एलियन ने उसे भी मारकर हवा में उछाल दिया। अपने दोनों साथियों को ऐसे मरता देख केई बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने अपने सूट को एक्टिवेट करके उस एलियन से लड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच उसकी नजर ऊपर पड़ी एक गन पर गई। जैसे ही वह बंदूक लेकर एलियन पर हमला करने लगा तो एलियन ने अपनी तलवारों से उसे ढक लिया, जिसके बाद उसने एक छोटा सा स्टैच्यू जमीन पर फेंका, जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया।
फिर उसने केई को पकड़कर जोरदार तालियां मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से केई बच गया। इसके बाद उसने केटो की बंदूक लेकर उस स्टैच्यू पर एक फायर किया, जिसके चलते उस स्टैच्यू का एक हाथ उड़ गया। इसके बाद केई किसी तरह से उस स्टैच्यू के मुंह के जरिए उसके अंदर घुस गया। यहाँ पहुंचते ही उसने चारों तरफ गोलियां चलाकर उसे तबाह कर दिया। अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद केई अपने दोस्त के पास गया, लेकिन बात करने से पहले ही केई गायब हो गया। इस बार उसके साथ सुजुकी और एक नया आदमी तो था, पर उसके दोस्तों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था कि वे लोग मर चुके थे। गैंडजस ने केई को 13 पॉइंट्स दिए, जिसके बाद उसे केटो और किशिमोटो की तस्वीर मरे हुए लोगों में दिखाई दी, और जब उसने उन्हें दोबारा जिंदा करने की बात कही तो गैंडजस ने उसे बताया कि उसके लिए 100 पॉइंट्स चाहिए थे। अगली सुबह कोजिमा ने देखा कि केई काफी उदास था। उसने भी केई से बात करने की कोशिश की, पर केई ने उसे कोई खास जवाब नहीं दिया। शाम को रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे का खिलौना ट्रैक पर गिर गया, और जब केई ने उसे वह खिलौना वापस दिया तो ठीक उसी समय पर ट्रेन काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन केई हिलने को तैयार नहीं था, पर तभी कोजिमा ने उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लिया, जिसके बाद उसने केई के सामने अपने प्यार का इजहार किया। कुछ देर बाद केई आयुमो को उसके भाई की मौत की खबर देने के लिए पहुंचा। उसी रात उन्होंने एक बार फिर गैंडजस को बुलाया, और इस बार केई और सुजुकी के साथ साथ कई और नए लोग भी शामिल थे। और उधर केई उसी मीटिंग के बाहर खड़ा होकर पुलिस को जांच करते हुए देख रहा था। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।